बायोलॉजी पढ़ने वाले आप सभी बच्चों का हमारी क्लास में स्वागत है। मैं हूं एस.एन. वर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर। और इसके पहले हम 2 लेसन्स इस यूनिट्स के पढ़ चुके हैं और जैव विविधता जो जीव जगत में पाई जाती है उसके संबंध में हमारा जो 2 पाठ है वो पूरा हो गया है और उसका रिवीजन भी हमने कर लिया है खूब अच्छे से। अब फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको हमें बेहिचक पूछ सकते हैं। उसमें पहला पाठ हमारा था कि सजीव क्या होते हैं या जीव जगत क्या है, और उसके बाद दूसरा पार्ट जो था उसके वर्गीकरण से संबंधित था। उसमें हमने वर्गीकरण की विधियों के बारे में देखा और फिर उसमें 5 जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ा और उसमें यह भी देखा कि वायरस और वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस हम उस कैटेगरी में, उस वर्गीकरण की कैटेगरी में रख नहीं पा रहे हैं, तो उनका हमने थोड़ा बहुत बाहर से भी अध्ययन किया। लेकिन हमको यह महसूस हो रहा है कि आपके लिए वायरस का जो टॉपिक था वो थोड़ा सा इंसर्ट हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, इसलिए हमने अलग से आपके लिए वायरस का एक टॉपिक बनाया है जो कि काफ़ी कुछ आपको वायरस के बारे में बता देगा। कंप्लीट नॉलेज तो नहीं दे सकता क्योंकि वायरोलॉजी एक पूरा साइंस है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कुछ इसमें जानना होता है, लेकिन कुछ आपके काम की चीज़ें हमारे लिए आज के लेसन में शामिल की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वायरस। सबसे पहले इसका इतिहास जान लें कि हम वायरस क्या था, कैसे हमें वायरस के बारे में जानकारी मिली। सन 1892 ईस्वी में एक रूसी वैज्ञानिक थे दमित्री इवानोव्स्की। उन्होंने जो है एक तंबाकू के पौधे की पत्तियों में रोग लगता था जिसे मोज़ेक रोग के नाम से जानते थे उस समय, क्योंकि तंबाकू की खेती उस समय बहुत होती थी। तो तंबाकू की पत्तियों में दमित्री इवानोव्स्की रूसी वैज्ञानिक ने जो रोग लग रहा था उसके कारणों का पता लगाने के लिए जो है क्या किया कि उसकी जो रोग लगी हुई पत्तियां थीं, उन रोग लगी हुई पत्तियों से रस निकाला, उनको निचोड़ करके उन रोग लगी हुई पत्तियों से रस निकाला और उसे एक ऐसे फिल्टर से छाना कि जिससे छानने के बाद बैक्टीरिया भी अलग हो जाते हैं। तो उस रस को निकाल करके उस फिल्टर से छान लिया और छानने के बाद क्या किया कि जो स्वस्थ पत्तियां थी तंबाकू के पौधे की, उन पत्तियों पे उस रस को मल दिया, रगड़ दिया। तो क्या देखा उन्होंने कि वह जो स्वस्थ पत्तियां थी वह भी बाद में रोगग्रस्त हो गईं। इससे उन्हें यह पता चला कि हमारे इस पृथ्वी पर, हमारे चारों ओर के परिवेश में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कि जीवाणुओं से छोटे होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। यहीं से विषाणुओं के बारे में अध्ययन की शुरुआत हुई है। तो इसलिए विषाणुओं की खोज का जो श्रेय है वह इसी रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोव्स्की को दिया जाता है। कहीं कहीं एम बेजरिंग को कुछ किताबों में लिख देते हैं, लेकिन सही जो है वह यही है कि विषाणुओं की खोज का श्रेय जो है वह दमित्री इवानोव्स्की को ही दिया जाता है और वही सही भी है। उसके बाद में जो है, जो हालैंड के वैज्ञानिक थे एम बेजरिंग, उन्होंने इवानोव्स्की की इस खोज की पुष्टि भी की और लुई पास्चर और बेजरिंग ने जो रस निकाला था रोगीली पत्तियों से, उस रोगोत्पादी तरल को जीवित तरल संक्रामक नाम दिया। उस वायरस युक्त रस को, जो टोबैको मोज़ेक वायरस की पत्तियां थी उससे जो निकाला गया रस था, जिसे इवानोव्स्की ने निकाल के दूसरी पत्ती को संक्रमित किया था, उस तरल को जीवित तरल संक्रामक कॉन्टाजियम बिबम फ्लूइडम, यह प्रश्न खूब पूछा जाता है, कॉन्टाजियम बिबम फ्लूइडम क्या है? तो वही रस है जिसे निकाला था रोगीली पत्तियों से तंबाकू की। तो कॉन्टाजियम बिबम फ्लूइडम कहा उन्होंने, चूँकि उस समय वो कोई नाम देने वाला नहीं था और ना किसी को इसके बारे में जानकारी थी कि यह क्या है, कैसे हो रहा है, तो उन्होंने अपने हिसाब से इसे जीवित तरल संक्रामक नाम दे दिया। वायरस उस समय तक नाम नहीं दिया गया था, बाद में किसी वैज्ञानिक ने इसे वायरस नाम दिया। बाद में कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने दूसरे वायरस जनित रोगों के बारे में खोज की, जैसे कि लेफ्लर ने
लेफ्लर तथा फ्रांस ने जर्मनी में पशुओं में होने वाले खुरपका तथा मुहपका रोग के बारे में पता लगाया। वाल्टर रीड ने क्यूबा में मनुष्यों में होने वाले पीत ज्वर के बारे में पता लगाया। उसके बाद लैंड स्टीनर तथा पोपर ने मुर्गियों पोलियो रोग, जो कि पोलियो वैक्सीन जिसके लिए पिलाई जाती है, इस पोलियो रोग के बारे में लैंड स्टीनर तथा पोपर ने बताया। उसके बाद पेटन तथा राउस ने मुर्गी में जो कैंसर होता है, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में मुर्गियां मर जाती हैं अचानक, वो उस कैंसर मुर्गी में पाए जाने वाले कैंसर के बारे में पता लगाया, उसके वायरस के बारे में, बीमारी के बारे में। और ट्वार्ट तथा डी हेरिल, यह बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी जो है जीएस के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हर तरह से इम्पॉर्टेंट है। तो कि ट्वार्ट और डी हेरिल ने ऐसे वायरस की खोज की जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता था। बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस की खोज ट्वार्ट तथा डी हेरिल ने की। और यह ट्वार्ट तथा डी हेरिल ने जिस बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस की खोज की थी, उसे बैक्टीरियोफेज या सिर्फ फेज वायरस कहा जाता है आज के समय में। 1935 ईस्वी में डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने यह देखा कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी जो हमने लिख दिया है शॉर्ट में, टोबैको मोज़ेक वायरस के जो हैं उन्होंने क्रिस्टल बनाए, मतलब उस संक्रामक तरल से उन्होंने कुछ क्रिस्टल प्राप्त किए, क्रिस्टलीकरण किया, और उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और साथ साथ ही इस खोज से यह भी प्रमाणित हो गया कि वायरस जो है वह एक निर्जीव कण है, कोई सजीव पदार्थ नहीं है, जब इन्होंने इसे एक क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित करके निकाला डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने। तो यह प्रमाणित हो गया कि वायरस सजीव नहीं बल्कि एक निर्जीव कण है, और यही निर्जीव कण जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। इस समय बात की जाती है कि कोरोना को क्यों नहीं मारा जा सकता है, तो आप उसके लिए यह समझ सकते हैं कि वह कोई जीवित जीव नहीं है बल्कि एक निर्जीव कण है, जिसे किसी भी दवा या जहर से मारा नहीं जा सकता। किसी भी निर्जीव पदार्थ को दवा या जहर से मारा नहीं जा सकता है, बस उसे तोड़कर नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि बार बार साबुन से हाथ धुलिए। तो डब्ल्यू.एम. स्टैनले ने ही यह प्रमाणित कर दिया था कि वायरस जो है वह सजीव नहीं है वरन निर्जीव कण है, जो कि जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। इन कणों को, जो क्रिस्टल के रूप में वायरस होता है जब, तो उन कणों को विरियॉन्स कहा जाता है। इन कणों को विरियॉन्स कहा जाता है। तो जब वह संक्रामक रूप में किसी जीवित कोशिका के भीतर है तो वह वायरस कहलाता है, लेकिन जब बाहर क्रिस्टल के रूप में रहता है तो वह विरियॉन्स कहलाता है। वायरस की संरचना हम देख लेते हैं। वायरस की जो संरचना है उसमें हम यह जान लीजिए कि जो खुरपका और मुहपका रोग का वायरस है वह सबसे छोटा वायरस होता है। उसका आकार जो है, व्यास, डायमीटर, वह 20 नैनोमीटर का होता है। और जो सबसे बड़ा वायरस है वह चेचक का वायरस होता है। चेचक जो छोटी माता बड़ी माता घरों में, गांव में हम देखते हैं लोगों को इन्फेक्ट होते हुए, तो चेचक का वायरस जो है, पॉक्स वायरस, वह सबसे बड़ा वायरस माना जाता है। उसका साइज होता है 350 नैनोमीटर, उसका डायमीटर। अधिकांश जो वायरस होते हैं उनकी आकृति छड़नुमा होती है, लेकिन कुछ ऐसे जंतु वायरस भी होते हैं जिनकी आकृति गोलाकार होती है। कुछ ऐसे भी वायरस पाए जाते हैं जिनकी आकृति जो है वह फलकीय, जैसे हीरा होता है उस तरह दिखाई देती है। लेकिन जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है उसका आकार जो है वह टैडपोल लार्वा जो होता है मेढक का, कुछ इस तरह होता है बनावट। कुछ इस तरह की बनावट होती है जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। बाकी कुछ गोल होते हैं, कुछ जो है वह अष्ट खटभुजाकार, मतलब जैसे हीरे की बनावट होती है उस तरह के होते हैं। तो कई तरह के आकार के वायरस हमें दिखाई देते हैं। और वायरसों के रासायनिक संयोजन की बात करें हम,
तो जो वायरसों का रासायनिक संयोजन होता है वह दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। वायरस न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। मतलब दो रासायनिक पदार्थ, एक है न्यूक्लिक अम्ल जो कि डीएनए हो सकता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर आरएनए हो सकता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तथा उसके चारों ओर प्रोटीन का खोल बना हुआ होता है। तो दो चीज़ों से मिलकर वायरस बना है, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन। इसलिए इन्हें हम वायरसेस को न्यूक्लियोप्रोटीन के कण भी कहते हैं। इसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन के कण भी मानते हैं। वायरस को निर्जीव इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके भीतर कोई जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है और इनका जो संगठन होता है वह कोशिकाओं के जैसा नहीं होता है, इसलिए इन्हें विरियॉन्स कहते हैं। विरियॉन्स नाम दिया जाता है वायरसेस के कण को। प्रत्येक वायरस के कण में सिर्फ और सिर्फ एक डीएनए या आरएनए का लंबा या कुंडलित सूत्र होता है। भीतर में जो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए आरएनए होता है उसका या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, और उसी का जो है लंबा एक कुंडलित धागे जैसी संरचना उसके भीतर या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों में से एक ही पाया जाता है। यह डीएनए आरएनए इसका जो केंद्रीय भाग होता है, वायरस का बीच का भाग, उसका निर्माण करता है और मात्र वायरस का 6% हिस्सा जो है वह उसका केंद्रीय भाग डीएनए आरएनए से बना हुआ होता है। बाकी जो 94% भाग होता है वायरस का वह बाहरी खोल होता है। 94% भाग प्रोटीन अणुओं से बना हुआ बाहरी खोल जो है वह अधिक मात्रा में होता है। इस प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहते हैं। और चूँकि हम दो रासायनिक पदार्थ देख रहे हैं, एक न्यूक्लिक अम्ल दूसरा प्रोटीन या कैप्सिड, तो वायरस को न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं या न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड या न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरसों की आनुवंशिक जो रूपरेखा होती है उसका निर्धारण डीएनए या आरएनए का एक सूत्री या द्विसूत्री तथा रैखिक या वृत्ताकार सूत्रनुमा अणु द्वारा होता है। मतलब आरएनए या डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंडेड एक सूत्री या द्विसूत्री, हम जानते हैं एक सूत्री द्विसूत्री में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, कि जो डीएनए की संरचना होती है वह कुछ इस तरह होती है और कुछ में ऐसे सिंगल पाया जाता है, और डीएनए आरएनए की संरचना इसी तरह जो है हेलिकल होती है, कर्व बना रहता है। कहीं कहीं ऐसी संरचना देखने को मिलती है। तो यह जो संरचना है, यह संरचना यह द्विसूत्री संरचना कहलाती है, और अगर सिर्फ एक सूत्र है तो इसे हम एक सूत्री संरचना भी कहते हैं। तो दोनों तरह के जो है एक सूत्री या द्विसूत्री डीएनए आरएनए जो है वही वायरसों का जो है मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है, और उसकी सारी आनुवंशिक रूपरेखा का निर्धारण करता है कि उसके आनुवंशिक गुण कैसे होंगे, किस तरह वह लक्षण प्रदर्शित करेगा। हमारा जो पूरा सजीव तंत्र है, जितने भी जीवित चीज़ें देख रहे हैं, निर्जीव चीज़ों में तो न्यूक्लिक अम्ल पाया नहीं जाता है, जो भी जीवित चीज़ें हम देख रहे हैं उनमें सिर्फ वायरस ही एकमात्र ऐसी संरचना है जिसमें एक सूत्री डीएनए पाया जाता है, और किसी भी सजीव में एक सूत्री डीएनए नहीं पाया जाता है, तथा न तो एक सूत्री डीएनए पाया जाता है ना ही दो सूत्री आरएनए पाया जाता है। हमेशा डीएनए जो होता है वह डबल स्ट्रैंडेड हमें दिखाई देता है, यह हमें इस तरह दिखाई देगा, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड ही हमें दिखाई देता है। लेकिन वायरस ऐसा कण है जिसमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी मिल जाता है और आरएनए जो है वह डबल स्ट्रैंड भी मिल जाता है। तो यह एक विशिष्ट जीव है जिसमें इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हमें यही एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हुए दिखाई देता है। अन्य किसी भी जीव में आरएनए जो है वह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हुए दिखाई नहीं देता है।
तो यह वायरस की विशेषता होती है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें कैप्सिड जो है वह बाहर के एक लाइपोप्रोटीन की झिल्ली पाई जाती है, जिस पर कुछ निकले आजकल आप लोग जो है वो कोरोना का वायरस का बाहरी फिगर देखते होंगे तो उस पर कांटे जैसी संरचनाएं निकली हुई होती हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। कई वायरसों में जो है कैप्सिड जो खोल होता है प्रोटीन का, उसके बाहर एक लिपिड मतलब वसा और प्रोटीन की एक झिल्ली पाई जाती है, जिस पर कांटे जैसी संरचनाएं या सूल निकले हुए होते हैं। इन सूल्स का क्या काम होता है? इन सूल से निकलने वाले एंजाइम मनुष्य की रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी को चिपकाने का काम करती हैं। मतलब यह ऐसे एंजाइम निकालती हैं यह सूल, जो कि मनुष्य की ब्लड में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं को आपस में चिपका देते हैं। अगर इसको हटा दिया जाए, या जो लाइपोप्रोटीन की झिल्ली है इसको हटा दिया जाए, तो यह वायरस किसी भी होस्ट को या किसी भी दूसरे जीव को संक्रमित नहीं कर पाएगा, इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। यह वायरसों के बारे में था, उनकी रासायनिक संरचना के बारे में। अब वायरसों के नामकरण के बारे में देख लिया जाए कि उनका नामकरण कैसे किया गया है, किस आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं, थोड़ा इसके बारे में जान लें। अधिकांश जो वायरस हैं जो बीमारी फैलाते हैं उसी आधार पे हम उनका नाम रख देते हैं, जैसे पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, या जो है ट्यूबरकुलोसिस वायरस। तो उस आधार पे जो है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो पोलियो वायरस जो है वो पोलियो बीमारी के नाम भी उस वायरस का नाम रख दिया है। तो अधिकांश वायरसों को उनके द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियों के आधार पर ही उनका नाम रख दिया जाता है, जैसे रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, ये सब। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनका नाम जो है कि जिस जीव के भीतर रहते हैं उसके आधार पर उस वायरस को उनका नाम रख दिया जाता है। इस आधार पर उन्हें हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। एक होता है जूफैग्नी, मतलब जंतुओं के भीतर जो वायरस पाए जाते हैं उन्हें जूफैग्नी कहा जाता है। दूसरा होता है फाइटोफैग्नी, जो पौधों के अंदर वायरस पाए जाते हैं उन्हें हम फाइटोफैग्नी के नाम से जानते हैं। और फिर एक तीसरी श्रेणी होती है फैग्नी, जिन्हें जो कि जीवाणुओं को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं। तो वायरस को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जूफैग्नी, फाइटोफैग्नी और फैग्नी। ये इस आधार पे हम वायरसों के नाम रख लेते हैं। वायरसों से होने वाले कौन कौन से प्रमुख रोग हैं मनुष्यों में? चेचक, रेबीज, पीत ज्वर, पोलियो, छोटी माता, बड़ी माता, इन्फ्लुएंजा, इंसेफ्लाइटिस, खसरा, गलसुआ, कैंसर, जुखाम। आपका जुखाम सामान्य जो कोरोना वायरस जुखाम है, वो भी जो है जुखाम की श्रेणी में आता है। उसके बाद एड्स, सॉर्स, फ्लू, तमाम तरह के फ्लू जो फैले हैं, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सारे फ्लू जो हैं वह भी वायरसों से होते हैं। और उसके बाद डेंगू रीज मच्छर द्वारा होता है। हेपेटाइटिस लीवर की बीमारी है, जिसे पीलिया भी कहा जाता है आप जो है गांव की भाषा में, वह भी वायरल बीमारी है, H1N1 वायरस द्वारा होती है। कंजक्टिवाइटिस, आंखें लाल हो जाती हैं, आपकी आंखों की झिल्ली कहते हैं लोग, देखिए मत, नहीं तो हमारी आंखों में भी हो जाएगा। वह जो बीमारी है वह कंजक्टिवाइटिस कहलाती है। आंखों की झिल्ली के ऊपर जो है वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है और लाल हो जाती है, उस बीमारी को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। उसके बाद आज के समय में बहुत भयानक जो महामारी के रूप में फैला हुआ वायरस है कोरोना, भी जो है महामारी, वह भी वायरसों के द्वारा ही फैलने वाली बीमारी है। तो यह सारे जो रोग हैं वह वायरसों के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। इन्फ्लुएंजा, जुखाम, चेचक और गलसुआ कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि श्वास मार्ग, साथ में आप कोरोना को भी शामिल कर लीजिए, यह सभी जो इनके वायरस हैं वह श्वास मार्ग से ही हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं अधिकतर। और जो भी वायरस श्वास मार्ग से प्रवेश करेंगे शरीर में, वह सबसे पहले आपके फेफड़े को संक्रमित करते हैं या श्वास नली को संक्रमित करते हैं। तो इन सभी के वायरस, इन्फ्लुएंजा, जुकाम, चेचक, गलसुआ, कोरोना, इन सभी के वायरस जो है वह श्वास मार्ग में सबसे पहले इन्फेक्शन अपना प्रदर्शित करते हैं, उन्हें को ही इन्फेक्ट करते हैं। इसके बाद जो है
हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जैसे पोलियो, हैजा, हेपेटाइटिस, पोलियो, हेपेटाइटिस, या दो बीमारियों के वायरस ऐसे होते हैं जो कि भोजन और जल, जो दूषित भोजन और जल होता है उसके माध्यम से फैलाते हैं, किसी भी दूसरे रोगी के शरीर में भीतर पहुंचते हैं भोजन और जल के माध्यम से। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि लैंगिक संपर्क द्वारा एक दूसरे में फैलते हैं, तमाम जो है बीमारियों के। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे वाहक जीवों द्वारा भी दूसरे जीवों में फैलते हैं, जैसे कोई रेबीज से इन्फेक्ट जीव है, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी अन्य जानवर, तो वह काट लेता है तो उस जीव के माध्यम से दूसरे जीव में फैल जाता है। मच्छर काट लेते हैं, वह भी जो है फैलाने का काम करते हैं, डेंगू। तो कुछ ऐसे वायरस हैं जो कि वाहक जीवों द्वारा फैलाए जाते हैं। वायरस उद्भवन काल में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, इसके बाद उत्पन्न करते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वायरस जब आपके शरीर में भीतर जाता है तो वह कुछ दिनों तक शांत पड़ा रहता है। शांत रहने का मतलब उसके कोई भी लक्षण आपको महसूस नहीं होंगे कि हमारे शरीर के भीतर वायरस पहुंच गया है। उस समय वो क्या कर रहा होता है कि वह अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा होता है। आपके शरीर के भीतर, आपकी कोशिकाओं के भीतर घुस करके वह अपनी संख्या को बढ़ाने का काम कर रहा होता है। और इस समय जो यह बीच का समय होता है जिसमें कोई भी लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं लेकिन वायरस अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है, यह समय उद्भवन काल कहलाता है। और उद्भवन काल में कोई भी लक्षण रोग का प्रदर्शित नहीं होता है। वायरस शरीर में पहुंच गया, उद्भवन काल उसका बीत गया। इस उद्भवन काल में जो उससे लड़ता है हमारे शरीर में, जैसे वायरस कोई पहुंचा है तो उससे जो लड़ता है वो कौन होता है? हमारे ब्लड में पाई जाने वाली टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कुछ ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं जिन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी उन बाहरी जो वायरसेस के संक्रमण होते हैं उनको खा जाते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा होती हैं टी लिम्फोसाइट। वो आपका जो एड्स वायरस होता है वह इसी टी लिम्फोसाइट को ही शरीर में पहुंचता है, पहले टी लिम्फोसाइट को ही खाता है। और जब टी लिम्फोसाइट को खा लेगा तो कोई भी लल्लू पंजू वायरस भी शरीर में आपके घुस गया तो वह आपको समाप्त कर देगा। तो टी लिम्फोसाइट बाहरी संक्रमण से हमारे शरीर की सुरक्षा करने का काम करते हैं। और कैसे? एंटीबॉडी बना करके। जो कोशिकाएं वायरस से संक्रमित हो जाती हैं, जिन कोशिकाओं में वायरस का संक्रमण हो जाता है, वह कोशिकाएं एक केमिकल का सिक्रीशन करने लगती हैं, एक केमिकल निकालने लगती हैं। उस केमिकल को हम इंटरफेरॉन कहते हैं। यह इंटरफेरॉन एक ऐसा पदार्थ है जो किसी वायरस को दूसरी स्वस्थ कोशिका को संक्रमित करने से रोकता है। और निकलता कहाँ है? वायरस से संक्रमित कोशिकाओं से। वायरस से संक्रमित कोशिकाओं से निकलने वाला पदार्थ इंटरफेरॉन होता है जो कि वायरस को दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोकता है। तो दो ऐसे सुरक्षा तंत्र बन जाते हैं हमारे शरीर में, एक इंटरफेरॉन, दूसरा जो है टी लिम्फोसाइट। यह हमारे शरीर की वायरसों से सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा कुछ सुरक्षा खरीदी भी जाती है, आयातित सुरक्षा गार्ड रखे जाते हैं शरीर में। वह क्या होते हैं? हम टीकाकरण सुनते हैं, टीकाकरण करवाते हैं अपने बच्चों का, और जो नहीं करवाते हैं वो देखे होंगे घर में, परिवार में, कि टीकाकरण करवाया जाता है बच्चों का जैसे ही जन्म लेता है। जन्म से पहले भी, जन्म के बाद भी उसे टीके लगाए जाते हैं। यह टीके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। मतलब यह शरीर के प्रतिरक्षण को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? यह जो टीके लगाए जाते हैं, जिस बीमारी के लिए लगाए जाते हैं, उसी के वायरस होते हैं। मतलब उसी के ऐसे वायरस होते हैं जो कि निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं और आपके शरीर के भीतर पहुंचा दिए जाते हैं। मतलब उस बीमारी के वायरस से आपके शरीर के भीतर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको पहले से ही परिचित
करा दिया जाता है कि इस तरह का वायरस आपके पास जब आएगा तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार रहिए। इस क्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। तो टीके निष्क्रिय वायरसों के कण ही होते हैं। तो यह था आज के जो है लेसन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वायरस से। बाकी बहुत बड़ा पाठ है, तमाम तरह के वायरसेज हैं, उनकी अपनी संरचना होती है। वह सारी चीज़ें जानने में बहुत विस्तृत हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम के व्यू से यह इतना काफ़ी है कि कौन कौन से ऐसे वायरसेस होते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है और कैसे हमारे शरीर में इन्फेक्शन करते हैं, कैसे वायरसेस की खोज हुई, कैसे उनका नामकरण किया जाता है, उनकी जो केमिस्ट्री है वो किस तरह होती है, ये सारी बातें जो है क्लियर हैं। आज के समय में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड उसके बारे में कुछ बात कर ली जाए। तो कोरोना वायरस हमने पढ़ा अभी पिछले संरचना में जो रासायनिक संयोजन होता है कि वायरस आरएनए और प्रोटीन के कण होते हैं। तो आपका जो कोरोना वायरस होता है वह गोलाकार होता है। हमने कहा कि छड़ाकार या गोलाकार होते हैं। वह गोलाकार वायरस है आपका, जिसके चारों ओर स्पाइक्स निकले हुए होते हैं। और हमने यहाँ बताया यह जो स्पाइक्स होते हैं या कुछ ऐसे प्रोटीन्स का सिक्रीशन करते हैं जो कि हमारे ब्लड में पाए जाने वाली आरबीसी को जो है वह आपस में चिपका देता है। तो यह इसकी बाहरी संरचना हो गई जो कि प्रोटीन से बनी हुई है। इसके चारों ओर लाइपोप्रोटीन की झिल्ली पाई जाती है और इस बाहरी संरचना को कैप्सिड कहते हैं। अब इसके भीतर में न्यूक्लिक अम्ल है आपका। यह इसके भीतर पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल। तो यह आज का जो वायरस है जो महामारी फैला रहा है उसकी एक आउटलाइन संरचना है। बाहरी प्रोटीन की खोल है ये और भीतर उसका न्यूक्लिक अम्ल है। इसका न्यूक्लिक अम्ल, कोरोना का न्यूक्लिक अम्ल जो है वह आरएनए है, वह भी एस आरएनए। एस आरएनए का मतलब हो गया कि वह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, मतलब एक सूत्री आरएनए जो है इसके भीतर में पाया जाता है और चारों प्रोटीन की खोल पाई जाती है जिस पे स्पाइक्स निकले हुए होते हैं। एक सिंपल कोरोना वायरस की जो है संरचना है। इसे कई जगह कोविड-19 आप सुनते होते हैं। यह कोविड-19 जो है इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक तो 2019 में सबसे पहले इस नए तरह के वायरस के बारे में खोज की गई। और नए तरह का वायरस हम इसलिए कह रहे हैं कि जो कोरोना वायरस की फैमिली है, पुरानी फैमिली, इसके बारे में पहले से ही अध्ययन किया गया है, वह सार्स की फैमिली जो है या इन्फ्लुएंजा की जो फैमिली है उससे ही बिलोंग करता हुआ वायरस है ये। लेकिन जो सामान्य कोरोना वायरस फैमिली की जो बाहर या प्रोटीन की खोल पाई जाती है, इस प्रोटीन की जो मॉलिक्यूलर इकाई होती है, इसको बनाने वाली जो इकाई होती है वह अमीनो अम्ल होती है। इस प्रोटीन को बनाने वाली इकाई को अमीनो अम्ल कहते हैं। और सामान्य रूप से जो अमीनो अम्ल बनाने वाला वायरस की बाहरी प्रोटीन को बनाने वाले अमीनो अम्ल होते हैं, उससे 2 अमीनो अम्ल इस कोरोना वायरस की प्रोटीन संरचना में भिन्न पाए जाते हैं। मतलब सामान्य जो कोरोना वायरस होते हैं या जो जुखाम के वायरस होते हैं, पुराने वायरस फैमिली जो है कोरोना की, उससे इस नए कोरोना में जो उसका प्रोटीन्स का खोल है उसमें 2 अमीनो अम्ल भिन्न संरचना वाले पाए गए हैं। इसलिए यह उससे ज़्यादा घातक है और कहीं इसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है और ज़्यादा संक्रामक भी है। तो इसकी संरचना आप समझ गए होंगे कि बाहरी संरचना प्रोटीन की है जिसमें 2 अमीनो अम्ल डिफरेंट टाइप पाए गए हैं और भीतर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है और बाहर स्पाइक्स पाई जाती हैं जिनका काम हमने आपको बता ही दिया है। तो यह था आज का लेसन, आज के लेसन से रिलेटेड बातें। इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप उसको हमें जो है ज़रूर कमेंट करके ज़रूर क्लियर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला पाठ जो होगा हमारा वनस्पति जगत। तब तक आप पढ़ते रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।